मोदी सरकार ने केंद्रीय कर्मचारियों को एक बड़ी सौगात दी है। सरकार ने यूनिफाइड पेंशन स्कीम यानी यूपीएस को मंजूरी दे दी। अब इसके तहत 25 साल की नौकरी के बाद कर्मचारियों को आखिरी 12 महीने की जो बेसिक सैलरी है उसकी औसत का 50% पेंशन के तौर पर मिलेगा। 23 लाख केंद्रीय कर्मचारियों को इसका फायदा होगा। यह योजना 1 अप्रैल 2025 से लागू हो जाएगी। किसी सरकारी कर्मचारी की अगर मौत हो जाती है तो उसके बाद आखिरी पेंशन का जो 60% उसके परिवार को दिया जाएगा। मोदी सरकार के ऐलान के बाद सियासत भी अब इस पर खूब हो रही है। विपक्ष ने 2 राज्यों में चुनाव के ऐलान के बाद हुई इस घोषणा को आचार संहिता का उल्लंघन बताया है। सबसे इंपॉर्टेंट विषय था कर्मचारियों की तरफ से कि हमें अश्योर्ड अमाउंट एक चाहिए, जो बहुत लॉजिकल और वाजिब रिक्वायरमेंट था। तो इस डिमांड पे एक मेथोडिकल वे में काम करके और एक्चुअरियल साइंसेस, जो लोग आगे का भविष्य का रिक्वायरमेंट वगैरह कंप्यूट करने का एक तरीका होता है जिसको एक्चुअरियल साइंस बोलते हैं, उनके साथ मिलके कई तरह के फाइनेंशियल मॉडल्स को प्रोजेक्ट करके और सबके साथ मिलके एक सिस्टमेटिक तरीके से 50% अश्योर्ड पेंशन, ये इस यूपीएस का सबसे पहला पिलर है। इसकी डिटेलिंग देखनी चाहिए हमें। जो ये अमाउंट मिलेगा वो रिटायरमेंट से पहले के 12 महीनों की एवरेज बेसिक पे का 50% होगा। तो सरकार ने यूपीएस को मंजूरी दे दी है। यूपीएस में क्या है, क्या ओल्ड पेंशन स्कीम वाली जो मांग थी वो इसके जरिए पूरी कर दी गई है। इन सवालों पर जाएं उससे पहले जो विपक्ष एक बात कह रहा है, अवधेश जी, उस पर पहले आप रोशनी डाल दें कि 2 राज्यों के चुनाव की तारीखों का ऐलान हो गया, अभी कुछ राज्यों की तारीखों का ऐलान होना बाकी है। तो क्या ये वाकई आचार संहिता को उल्लंघन की कैटेगरी में फॉल करता है? देखिए, ऐसा है कि अब ये तो आचार संहिता हमारे देश में ऐसा शब्द हो गया है कि जिसमें अगर कोई भी समय घोषणा हो उस सबको आप ले आ सकते हैं। बाकी वैसे जान लीजिए कि आचार संहिता का कोई लीगल वैल्यू नहीं होता है, कोड ऑफ कंडक्ट का। वो चुनाव आयोग और पार्टियों के बीच एक नैतिक समझौता है कि हम ऐसा हम तो यही जानते हैं कि भाई तारीखों का ऐलान हो गया, अब सरकार कोई फैसले नहीं। पहली बात। दूसरी बात यह है कि फिर तो कर्मचारी संगठनों को हड़ताल भी नहीं कर बुलानी चाहिए थी। एक दिन का तो देशव्यापी हड़ताल की घोषणा थी, बाकी बातें थी। फिर राहुल गांधी जी जगह जगह जाके जो जातिगत जनगणना और संपत्ति के वितरण की बात कर रहे हैं, ये भी फिर उसका उल्लंघन हो जाएगा। तो ये तो फिर अलग है, कोई स्टेप सरकार लेनी। देखिए, उस विषय में अभी पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। मूल बात यह है कि केंद्र ने अभी जो घोषणा की है वो घोषणा क्या वाकई इस देश के लिए आवश्यक है? क्या वाकई वो अलग पार्टियों के दबाव में लिया गया है? क्या वाकई केंद्र सरकार दबाव में काम कर रही है कि अभी तक का स्टैंड था वित्त मंत्री का, पिछले ही लोकसभा में घोषणा थी कि केंद्र सरकार जो है ओल्ड पेंशन स्कीम पर विचार नहीं कर रही है, और जो यूनिफाइड पेंशन स्कीम है, ओल्ड पेंशन स्कीम है, उसमें अंतर क्या है कि आपका जो अंतिम वेतन होता था उसका 50% का आपको मिलता था, उसके साथ डियरनेस जो अलाउंस है वो बढ़ता जाता था। इतना ही था, उसमें एम्प्लॉय कुछ नहीं देता था, सरकार को पूरा देना पड़ता था। इसमें यह है कि आपको 1 साल का एवरेज वेतन निकाल के उसका 50% दिया जाएगा, तो मोटा मोटी और डियरनेस उसमें जुड़ता रहेगा। इसमें भी देखिए, न्यूनतम पेंशन की परिवार को भी गारंटी है, पारिवारिक पेंशन भी है और सुनिश्चित पेंशन भी है। सारी गारंटी उसमें आ गई है सरकारों के लिए। केवल इतना ही है कि न्यू पेंशन स्कीम की तरह इसमें थोड़ा सा 10% आपको कंट्रीब्यूट करना है, और सरकार ने कहने के लिए अपना कंट्रीब्यूशन 14% से 18.5% किया है। लेकिन मैं ये कह रहा हूं कि जितनी मेरी जानकारी है इतने से काम नहीं चलने वाला है, क्योंकि इसमें एक जो प्रोविजन है कि 2004 से जो लोग एनपीएस में हैं वो भी ऑप्शन लेंगे और पेंशन पर हैं, तो उन सबको यूपीएस की तरह के तहत पेंशन दिया जाएगा। तो टोटल खर्च को मिला ले तो ओल्ड पेंशन स्कीम का खर्च जो है केंद्र सरकार के जिम्मे तत्काल आ रहा था 2,26,000 करोड़ रुपए। अभी कहा गया कि इस समय तत्काल हमको 6500 करोड़ रुपया मिलेगा। तो मेरी दृष्टि से तो ये इतना कम अंतर नहीं हो सकता है। इसको भी लागू करने पर उसी प्रकार से दबाव आएगा आने वाले समयों में। अगर ज्यादा मतलब जिस दबाव से मुक्ति के लिए ओल्ड पेंशन स्कीम हटाई गई थी वही दबाव फिर से आने वाला। तो ये मैं जो कह रहा हूं, क्या ये देश के लिए आवश्यक था? देखिए, नरेंद्र मोदी सत्ता में आने के बाद उन्होंने पेंशन का विस्तार किया।
कि जो अनऑर्गेनाइज सेक्टर में है उनके लिए एनपीएस में स्कीम लाया, सामान्य रिक्शा चलाने वाले हैं, कारीगर हैं, उनके लिए लाया, जनरल लोगों के लिए लाया, अटल पेंशन योजना लाई। और सबसे ज्यादा इस समय अटल पेंशन योजना में करीब 4.5 करोड़ लोग उसके तहत हैं। और बाकी योजनाओं में देख लीजिए, स्वावलंबन में, कैंसर का में तो 65 लाख कुल मिलाकर के वो जो पेंशन योजना है उसमें 24 या 25 लाख है, स्टेट में 65 लाख है। तो एक विस्तार उसका एनपीएस का हो चुका है, एक बड़ी ऑथोरिटी बन चुकी है, लोगों ने उसको अपनाया हुआ है। मैं हमेशा इस बात के विरुद्ध रहा हूं कि अंग्रेजों ने, कर्मचारियों की भूमिका है, देश के विकास में भूमिका है, उनका सम्मान हो, रिटायरमेंट के बाद उनका जीवन सुखी रहे, रिटायरमेंट के बाद उनका जीवन सुनिश्चित रहे, इसकी भी आवश्यकता है। लेकिन देश के 140 करोड़ में अगर आप कुल मिलाकर के 22, 25, 30 लाख लोगों की इतनी बड़ी व्यवस्था कर देते हैं तो आने वाले समय के लिए ये सब आर्थिक असमानता को बढ़ाने वाला होता है। और फिर वही स्थिति कायम होगी हर राज्य में। और फिर केंद्र सरकार का 7 करोड़ का जो आंकड़ा है, नहीं टोटल आंकड़े जो आ रहे थे कि 7 लाख करोड़ अगर स्टेट सारे हो जाएंगे वो होगा। इसलिए अभी भले ये ब्यूरोक्रेट्स ने हिसाब दे दिया हो, लेकिन मेरे हिसाब से राज्यों में लागू होगा तो 6 से 7 करोड़ प्रति लाख, 6 से 7 लाख कह रहे हैं कि सरकार पर बहुत बोझ पड़ने वाला। समीर जी जो ये एक तरह का राजनीतिक दबाव था जो लगातार विपक्ष ने कई स्टेट्स में ऐलान किया कि वो ओल्ड पेंशन स्कीम लेकर आएंगे, ये उसकी वजह से हुआ? देखिए, ये तो एक बड़ा मुद्दा लगातार चुनाव में बना। हिमाचल प्रदेश के चुनाव, मध्य प्रदेश के चुनाव में लगातार रहा। कई राज्यों ने कहा कि वो ओपीएस लागू करेंगे, वित्त मंत्री ने कहा कि वो संभव नहीं है राज्य के लिए करना। इस पर लेके तमाम उठापटक होती रही। देखिए, अब ओल्ड पेंशन स्कीम और न्यू पेंशन स्कीम का अग्निवीर जैसा हाल कर दिया है। पहले अग्निवीर लेके आया, जब उसका विरोध हुआ तो उसमें 2-4 चीजें और जोड़ दी। फिर कह दिया कि सीमा सुरक्षा बल, बीएसएफ, सीआरपीएफ, इसके अंदर आपको आरक्षण दिया जाएगा। तो जब केंद्र सरकार को लगा कि इसको लेकर विवाद हो रहा है और सरकारी एम्प्लॉयज इससे नाराज हो रहे हैं, बड़े यूनियन जो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के एम्प्लॉयज के, वो इसके खिलाफ जा रहे हैं, तो सरकार ने अब इसके अंदर फिर सोमनाथन जो भी कैबिनेट सेक्रेटरी बन गए, जो फाइनेंस सेक्रेटरी थे, उनकी अध्यक्षता में एक कमेटी बना दी। कल वो भी प्रेस कॉन्फ्रेंस में थे जब वैष्णव विजय पत्रकार वार्ता को संबोधित कर रहे थे। तो देखिए, बेसिकली जो न्यू पेंशन स्कीम थे वो इन्वेस्टमेंट प्लान था एक, कि आपके पैसों का 40% शेयर मार्केट में सरकार लगा देगी, उससे जो कमाई होगी वो आपको बढ़ा हुआ पेंशन मिलेगी। लेकिन कर्मचारी को यह कहना था कि अगर नुकसान होगा तो हमारी पेंशन कम होगी। तो उसके अंदर बेसिकली एक श्योरिटी नहीं थी कि आपको इतना अमाउंट मिलेगा। और सरकारी कर्मचारी कह रहे थे कि भाई ये पेंशन है, हमारी बुढ़ापे की लाठी होती है, आप हमें एक निश्चित अमाउंट दीजिए, उससे खिलवाड़ मत कीजिए। मुझे लग रहा है कि सरकार को लगा, तो सरकार ने कहा कि भाई जब रिटायर होंगे तब 12 महीने का जो औसत आपका पे होगा उसका 50% आपको हम फिक्स के रूप में देंगे। फिर सरकार ने यह भी एक अच्छा किया कि 12% से बढ़ा के उसको 18% के करीब कर दिया, अपना कंट्रीब्यूशन कर दिया है। सरकार ने यह भी कहा कि भाई 25 साल के नीचे जो कर्मचारी काम करेंगे उसका उसी अनुपात में होगा, और 10 साल भी नौकरी अगर आपने की है तो आपको मिनिमम 10,000 पेंशन मिलेगी। तो ये हर वर्ग के लिए सरकार ने सुनिश्चित करने की कोशिश की है कि सबको पेंशन का लाभ मिले। मुझे लग रहा है आखिरकार सरकार दबाव में पे लगभग वहीं पहुंच गई है जहां से सरकार चली थी, जिसके खिलाफ लड़ाई की बात हो। बिल्कुल। विजय जी, अभी जो बड़े स्टेक होल्डर्स हैं जिनको पेंशन का फायदा मिलता है, वो भी अभी इस यूपीएस को एक्सेप्ट नहीं कर पाए। अभी उन्होंने कहा कि हम इस पर गौर कर रहे हैं। बिल्कुल ठीक बात है, क्योंकि स्कीम की बहुत सारी माइन्यूट डिटेल्स भी होती हैं जिसके बारे में लोग, जो खासतौर से यूनियंस होती हैं, वो उस पर काम कर रही होती है। पहले इसके पॉलिटिकल एस्पेक्ट पर बात करें तो ये सरकार फाइनेंशियल डिसिप्लिन की बात करती थी 10 साल तक हर चीज़ में। वो प्रधानमंत्री जी और सरकार बार बार फ्रीबीज की रोकने की बात करते थे, मदद की बात करते थे, तो वो था फाइनेंशियल डिसिप्लिन जो जरूरी होता है देश की इकोनॉमी को चलाने के लिए, सरकारों को चलाने के लिए, और वो 10 साल चलता रहा। अब जो लगातार फैसले हो रहे हैं उसे मैं फिर से एक बार 2024 के नतीजों का साइड इफेक्ट कहता हूँ। यानी सरकार दबाव में है, राजनीतिक दबाव में है कि इस तरह का दबाव उन पर पड़ रहा है और अब वो उसको बर्दाश्त नहीं कर पा रही, या उनको सोच रहे कि भाई ये कर लेंगे तो थोड़ा सा सेटल होगा। लेकिन मैं समझता हूँ, मैं इसको पॉजिटिव तरीके से देखता हूँ कि दबाव हम राजनीतिक तौर पर कहें या आलोचना के तौर पर कहें, सरकारों को जिद करने से बेहतर है कि जो लोगों की बात है, क्योंकि ये सरकार जनता के लिए बनी हुई है ना, लोगों के लिए बनी हुई है, और लोग अगर ऐसा चाहते हैं, लोगों के कोई फायदे की चीज़ है, तो उसे एक कोई पर्सनल इशू या पॉलिटिकल इशू नहीं मानना चाहिए और सरकार को उन लोगों की बात सुनकर आगे बढ़ना चाहिए। ओपीएस को यूपीएस बनाना तो एक वो नया पैकिंग है, न्यू पैकेज है,
वो कोई बड़ा फर्क नहीं है। और उसमें जो माइन्यूट डिटेल्स है, जैसे सब लोगों ने चर्चा कर दी, 10% को 18% कर दिया, 25 साल का। जो अवधेश जी ने कही वो अच्छी लगी कि भाई बाकी जो गैर सरकारी लोग हैं वो भी सारी जिंदगी मेहनत करते हैं, उनके पास कोई पेंशन जैसी चीज नहीं होती। जैसे अभी तो अवधेश जी ने ये भी बताया कि 4 करोड़ लोगों को अटल पेंशन योजना मिल रही है ना, तो अलग अलग ग्रुप्स को अलग अलग तरीके से सरकार मदद कर रही है। और इसका मतलब ये नहीं होता कि 140 करोड़ लोगों को एक ही फैसले से 140 करोड़ लोगों को फायदा नहीं होता ना। उज्ज्वला योजना का फायदा कुछ लोगों को हो रहा है, प्रधानमंत्री आवास योजना का फायदा किसी लोगों को हो रहा है, पेंशन योजना, अटल पेंशन योजना का फायदा किसी को हो रहा है, मनरेगा का फायदा किसको हो रहा है। तो इसलिए सरकार अलग अलग तरीके से अलग अलग लोगों के लिए फायदे की बात कर रही है। और मैं समझता हूं कि सरकार को ये बार बार हम कहें कि वो राजनीतिक दबाव में आ गई, ये हर्ट करना है। मैं समझता हूं सरकारों को ऐसा करना चाहिए कि यदि आवाम के लिए है तो अगर वो सब लोगों के फायदे, और कर्मचारी जो सरकारी कर्मचारी 25 साल आपकी नौकरी कर रहा है, उसके आखिर में रिटायरमेंट के बाद यदि उसको एक सुरक्षित जीवन मिल रहा है तो कोई इतना बड़ा हो हल्ला की बात नहीं। कितने साल नौकरी की? नहीं भाई उत्तर दीजिए, मैं गंभीरता से, आपने कितने साल नौकरी? हाँ, मैंने तो 25 साल नौकरी। कितना पेंशन मिल रहा है? नहीं मिल रहा ना। तो फिर सवाल ये देखिए इसी आर्थिक समानता की बात वो कह रहे हैं। देश में समानता की बात। हर्षवर्धन जी को सुन लेते हैं। हर्षवर्धन जी, ये जो फैसला हुआ यूपीएस का, अब क्या विपक्ष जो है इसको भी क्रेडिट इसका लेगा कि हमारी दबाव में ये फैसला हुआ है? देखिए, मैं एक आपको छोटी सी बोध कथा सुनाता हूँ। सुनाइए। एक सज्जन चले जा रहे थे, बढ़िया किसान थे, अच्छा उनका सब कुछ चल रहा था, लेकिन उनको लगा कि ठीक है भाई थोड़ा कारोबार करना चाहिए, तो उन्होंने कारोबार किया। तो गाय भैंस बकरी सब उन्होंने पाली हुई थी। बकरी लेके चल पड़े जंगल में, 4 ठग मिल गए। ये कहानी भी हाल में कोई और भी सुना रहा था कि बकरी ये चाहिए, कैसे लेंगे? तो चले आ रहे थे बकरी को लिए हुए, पहला मिला, कहा क्या तमाशा कर रखा है, बेचारी कितनी छोटी सी बकरी है, तुम लहीम शहीम किसान हो, इसको कंधे पे नहीं ले सकते हो। उन्होंने कहा चलो कंधे पे ले लेते हैं। फिर थोड़ा आगे गए, कहे कमाल है यार, जानवर है, जानवर पे आदमी होता है या आदमी पे जानवर होता है? उन्होंने कहा अरे हाँ ये भी बात सही है। फिर थोड़ा आगे गए, कहे कैसा निर्दयी आदमी है। अंत में थोड़ी दूर चलते चलते उनको ये लगा कि ये तो छोड़ ही देना उचित है। वो धंधा उन्होंने बंद कर दिया, चुपचाप खेती करने लगे, जो और कुछ करते वो बंद कर दिया है। ये बोध कथा दरअसल कई तरह की है। ठीक है, ठीक है। ये वाली मैंने क्यों बताई, क्योंकि मोदी सरकार भी कुछ उसी किसान की तरह काम कर रही है। मोदी सरकार का, नरेंद्र मोदी का मैं निजी तौर पर क्यों प्रशंसक हूं? मुझे वो नरेंद्र मोदी याद आता है जब देश में सारे नेता बेईमानी करते थे, उद्योगपतियों के दरवाजे जाकर गिड़गिड़ाते थे, चंदे का पैसा लेकर आते थे, खेल करते थे, लेकिन मंच पर किसी के साथ नहीं होते थे, सार्वजनिक तौर पर किसी उद्योगपति से नहीं मिलते थे, सार्वजनिक तौर पर उद्योगपति को चोर कहते थे। मैं उस नरेंद्र मोदी के साथ हूं जो कहता था कि सरकार का काम बिजनेस करना नहीं है। तो पहले वाले नरेंद्र मोदी नहीं रहे। हुसैन भाई पूरा कर लूं, नहीं तो ये बातें कट टू कट में नहीं चलती हैं। कि मैं बिजनेस सरकार करना काम का नहीं है, बिजनेस बिजनेसमैन करेगा, और मेरा काम क्या है? पॉलिसी फॉर्मुलेशन। क्यों? क्योंकि 10 साल इस देश ने त्रासदी देखी है। लॉस्ट डेकेड के तौर पर जाना जाता है 2004 से 14, पॉलिसी पैरालिसिस कही जाती है, जो मनमोहन सिंह का कार्यकाल था। वो नरेंद्र मोदी जिसने कहा फिस्कल प्रूडेंस हमारे लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, हमने पॉलिसी, आज तक आजाद भारत में कोई नेता कह नहीं पाया। नरेंद्र मोदी ने कहा, मुझे अरुण जेटली का वो बजट याद है, उत्तर प्रदेश में कहा गया कि सरकार आ गई, भारतीय जनता पार्टी की कृषि कर्ज कैसे करेंगे? अरुण जेटली ने कहा वो उनकी जिम्मेदारी है, ये केंद्र सरकार की जिम्मेदारी नहीं कि हम कर्ज माफी कर देंगे। आज नरेंद्र मोदी जब यूपीएस लेकर आते हैं, बड़ी अच्छी स्कीम है, स्कीम बुरी नहीं है, बहुत अच्छा है, सरकार दे पाए तो और अच्छा है, 12% से उठाकर 18.4 कर दे और कर दे। 22 लाख लोगों के लिए आप स्कीम लेकर आए, 95 लाख हो जाएंगे कुल मिला के, 1 करोड़ मान लिया, 4.5 करोड़ लोग जो काम कर रहे हैं वो क्या इस देश का बुरा कर रहे हैं? जो निजी कंपनियों में लोग काम कर रहे हैं वो बुरा कर रहे हैं? एनपीएस जब योजना लाई गई तो ठोक कर कहा गया कोई भी व्यक्ति, एक मजदूर से लेकर एक करोड़पति तक उसमें पैसा इन्वेस्ट करेगा, अपनी पेंशन का खुद हकदार हो जाएगा। ये जो एक दुष्चक्र में फंसने की कोशिश हो रही है, ये जो नेहरूवियन सोशलिज्म में फंसने की कोशिश हो रही है, ये जो खतरनाक तरीके से जो उद्यम कर रहा है, जो अपने बूते देश को आगे ले जा रहा है, जिसको मैं कहता हूं 91 के बाद नया भारत जो तैयार हुआ है उसको पीछे ले जाने की। मुझे समय की वो पाबंदी देखनी पड़ती है। यूपी से जो बड़ी खबर आ रही है, एक और ट्रेन हादसे का शिकार हो गई है। बिजनौर में स्योहारा और धामपुर स्टेशन के बीच किसान एक्सप्रेस के साथ दुर्घटना हुई।
यूपी में पिछले एक हफ्ते में ही कई ट्रेनें हादसे का शिकार हो चुकी हैं। इन हादसों में साजिशों का एंगल भी सामने आ रहा है। एक दिन पहले ही फर्रुखाबाद में कासगंज एक्सप्रेस में 35 किलो वजनी लकड़ी का एक बड़ा टुकड़ा फंस गया था ट्रैक पर। शुरुआती जांच में लकड़ी के बोटे को जानबूझकर ट्रैक पर रखने की बात सामने आई। अलीगढ़ में दिल्ली कानपुर फ्रेट कॉरिडोर पर बाइक का अलॉय व्हील पाया गया। यह व्हील ट्रैक पर कैसे पहुंचा, यह भी सवाल था। इसकी भी जांच हो रही है। बीते दिनों कानपुर में साबरमती एक्सप्रेस के 22 डिब्बे डिरेल हुए थे। उसमें भी कहा गया कि ट्रैक पर लोहे का कोई टुकड़ा था जो टकराया इंजन से, जिसके बाद 22 डिब्बे डिरेल हुए। इस हादसे की जांच भी रेलवे कर रहा है और खुफिया एजेंसियों की नजर भी इस पर है। सवाल यह है कि आखिर ये लगातार इस तरह का एक ट्रेंड सा क्यों दिखाई दे रहा है, इस तरह के हादसे इतने ज्यादा क्यों बढ़ गए हैं। अवधेश जी, ये कुछ आपने इस पर R&D की कुछ रिसर्च की, क्या पाया, कैसे देख रहे हैं आप? देखिए, इस इधर जितने भी ट्रेन जिसको दुर्घटना कहते हैं उसमें ज्यादातर पटरी से उतर रहे हैं, बल्कि ज्यादातर क्या लगभग सभी। ये नहीं हो रहा कि दो ट्रेन टकरा रहे हैं। और पटरी से उतरना सामान्य घटना नहीं है कि पटरी से ट्रेन उतर जाए, लेकिन अभी तक आश्चर्य की बात यह है कि इतनी घटनाएं हो रही हैं लेकिन उसकी जांच इस रूप में अभी हमारे सामने नहीं आई। क्योंकि जब नक्सलियों का रिजिम था, आपको याद होगा कि 2009 और 10 में अनेक ऐसी घटनाएं हो गई थी। और एक समय तो ऐसा था कि वेस्ट बंगाल में जो ये टाटा नगर से होकर सारी ट्रेनें रोक दी गई थी, उधर से जाइए आप, या आप उसके पीछे उतर जाते, बीच में किसी और सवारी से जाके आगे आपको ट्रेन लेनी पड़ती थी, आपको उड़ीसा जानी होती थी। हम लोग कार्यक्रम में बहुत परेशान हो जाते थे क्योंकि डर था कि फिर किसी ने नट बोल्ट खोल दिया होगा, गिरा दिया होगा। तो अब यह देखने की आवश्यकता है, क्योंकि वो लकड़ी वाली घटना आ गई है। ज्यादातर घटनाएं जो हो रही हैं, जब ध्यान से देखा गया है तो न मानवीय भूल है, न उसमें पायलट की भूल दिखाई दे रही है, न उसमें सिग्नल की समस्या दिख रही है। तो फिर यह हो कैसे रहा है? तो यह गंभीर जांच की मांग करती है। कोई न कोई देश विरोधी शक्तियां, समाज विरोधी शक्तियां संगठित रूप में छोटे छोटे जगह जहां मौका मिल रहा है ये कर रहे हैं। ये भयावह स्थिति हमने बाद में ध्यान से देखा कि कोई ट्रेन में टक्कर हो रही है क्या, कहीं सिग्नल छूट गया है क्या, तो ये तो किसी भी अभी तक हादसे में नहीं आ रहा है। ज्यादातर यही घटनाएं हैं। और ट्रेन का लगातार पटरी से उतरना, 22 डब्बे का पटरी से उतर जाना, निश्चित रूप से इसके पीछे कोई न कोई देशव्यापी सुनियोजित षड्यंत्र है। लेकिन चूंकि हमारे और आपके पास इतने संसाधन नहीं है कि हम उसकी ठीक से जांच करें, ये बिल्कुल जांच का विषय होना चाहिए। समीर जी, ये इतना बड़ा, इतना लंबा चौड़ा रेलवे ट्रैक हमारे पास है, इसको कैसे सुरक्षित किया जा सकता है और क्या हो रहा है इस पर अभी? देखिए, अगर 2014 से प्रधानमंत्री मोदी के अगर कार्यकाल को अगर आप देखेंगे 2024 तक तो सभी मंत्रालयों ने बेहतर काम किया है। लेकिन दो ऐसे मंत्रालय है जिनका काम सार्वजनिक रूप से नजर आता है कि बहुत बेहतर परिवर्तन हुआ, उसके अंदर हुआ है। जिसमें एक रेलवे मंत्रालय को हम कह सकते हैं और दूसरा नितिन गडकरी का राजमार्ग मंत्रालय, जिसमें महसूस होता है कि वाकई सरकार ने बहुत बेहतर काम किया है। देखिए, लगातार रेलवे में जिस तरीके से इन्वेस्टमेंट हो रहा है, नई नई रेलवे आ रही है, वंदे भारत ट्रेनें आई है, बुलेट ट्रेन आ रही है, जिस तरीके से ट्रेनों की साफ सफाई, सुरक्षा और समय से चलने लगी थी ट्रेनें, मुझे लग रहा है उसके बाद से अब अगर आप देखोगे, आप 2014 से ट्रैक की हिफाजत क्या नहीं, दो चीजें उसमें। आप 2014 से अगर 2024 का कार्यकाल देखेंगे तो 2022 तक आप देखिए कोई इतनी बड़ी दुर्घटनाएं इस तरह से नहीं घटी है। एक दो दुर्घटनाएं बड़ी हुई है, जब ट्रेन पे चढ़ गई है या दो ट्रेन आपस में भिड़ गई है, वो जरूर एक बड़ी सरकार का फेल्यूर रहा है। लेकिन अगर आप पिछले 6 महीने में अगर देखेंगे तो लगातार जो खबर आ रही है कि पटरी से ट्रेन उतर रही है, 4 बोगी 10 बोगी उतर रहे, कहीं पत्थर रखने की खबर आ रही है, कहीं लग रहा है कि लकड़ी का कोई बड़ा बॉक्स रख दिया गया था, कहीं किसी और तरह की साजिश की खबर आ रही है। तो मुझे लग रहा है कि सरकार को ये देखना चाहिए कि इस तरह की घटना हो रही है तो इसमें कौन तत्व शामिल है। क्या रेलवे की पटरियों पर इस तरीके से कोई एक शातिराना तरीके से कोई हरकत की जा रही है कि जिससे रेलवे के अंदर दुर्घटना घटे? क्या इस रेलवे की पटरियां वाकई कमजोर हो चुकी है कि गति ज्यादा बढ़ गई है और पटरियां उससे कड़ उतर रही है? मुझे लग रहा है कि सरकार ने एक स्पेशल टास्क फोर्स गठित किया इन सब की घटनाओं के लिए। रेल कई जगहों पर तो ऐसा हुआ कि स्पीड बहुत ज्यादा नहीं थी। अभी कानपुर वाला हादसा जो है उसमें स्पीड बहुत ज्यादा नहीं थी। वैष्णव जी ने कुछ दिन पहले कहा कि स्पेशल टास्क फोर्स गठित किया है, जो ये जितनी घटनाएं आई है उसकी जांच हो रही है। हमें लगता है कि अब रेलवे का जब इसका आधिकारिक बयान आएगा इन सभी घटनाओं को लेकर, तब मालूम पड़ेगा। इसमें कोई किसी तरह की एक साजिश से भी एंगल से इनकार नहीं किया जा सकता, लेकिन ये सरकार को
सुनिश्चित करना पड़ेगा कि सभी ट्रेनें सुरक्षित चले। सिर्फ ये कहकर के इसके अंदर कोई साजिश है, सरकार बच नहीं सकती। ठीक है, सरकार को यात्रा भी ये सुरक्षित बड़ा करनी पॉइंट आपने पड़ेगी। उठाया विजय जी। क्या जिम्मेदारी से बचने का कोई बहाना भी हो सकता है? साजिश है, साजिश है। अगर साजिश है तो अब तक बातें खुल करके सामने क्यों नहीं आ पा रही, और एजेंसीज किसी नतीजे पर क्यों नहीं पहुंच पा रही हैं? देखिए हुसैन साहब, मकसद तो यह है कि ट्रेनें सुरक्षित जो है अपने गंतव्य तक, अपनी मंजिल तक पहुंचे। जी बिल्कुल ठीक बात है हुसैन साहब, लेकिन मैं इस एक्सक्यूज को ही लेने को तैयार नहीं हूं कि इतना बड़ा ट्रैक है तो सरकार क्या करे। करना ही पड़ेगा भाई, उस पर करना ही पड़ेगा। ये एक्सक्यूज नहीं चल सकता कि हमारा इतना बड़ा नेटवर्क है, इसको तो आप प्राउड के साथ करते हैं कि दुनिया में सबसे बड़े नेटवर्क के साथ चल रहे हैं, और उस पर हजारों लोगों की, लाखों लोगों की जिंदगी दांव पर है। तो ये एक्सक्यूज नहीं दिया जा सकता कि ये हो रहा है कि नहीं हो रहा। ट्रेन के साजिश है कि नहीं है ये, क्योंकि हम इसको न तो साथ जा सकते हैं न उसके खिलाफ जा सकते, ये सरकार तय करेगी क्या हो रहा है। लेकिन मुझे लग रहा है पिछले कुछ वक्त से ट्रेन पटरी से नहीं उतर रही, रेल मंत्रालय पटरी से उतर गया। समीर जी बड़ी तारीफ कर रहे थे अभी तो। नहीं, उन्होंने भी कहा कि रेल मंत्रालय ही पटरी से उतर गया है। जो 2014 में प्रधानमंत्री जी ने जिस तरह से रेल को और इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर फोकस किया था, उससे आप नीचे उतर रहे हो। सबसे बड़ा प्रोजेक्ट था बुलेट ट्रेन, कहां पर है? पटरी पर है, पटरी पर है। बुलेट ट्रेन एक अलग सब्जेक्ट हो नहीं, जाएगा। वो बड़ा प्रोजेक्ट है। अरे आपने इतना तो झंडे गाड़े थे हुसैन साहब आपने, और आज आप कह रहे हैं कि अलग प्रोजेक्ट है। और फिर जो आज की तारीख में जो ट्रेन चल रही हैं, उन ट्रेन अभी तो जो चल रही है वो सुरक्षित मंजिलों तक पहुंचे, सवाल ये है। नहीं, तो इसलिए मैं कह रहा हूं कि वो तो बड़ा मुद्दा है और उस पर सरकार काम कर रही है, उसको जांच करानी चाहिए। साजिश है तो भी मैं इसलिए कहा कि मैं ये नहीं कह रहा कि साजिश है कि नहीं है। देखा फिश प्लेट के लिए बाकायदा लाइनमैन लगातार ट्रैक पर चलते रहते हैं, फिश प्लेट चेक होती रहती है। अब इस टाइम कितना हो रहा है मुझे नहीं पता। तो ये सारा हो रहा है। फिर वो आपने कहा कि अभी 4 दिन से ट्रेन पटरी से उतर रही है ना, अभी एक्सीडेंट भी हो गया था। फिर वो कवच पर, जो कवच को सबसे बड़ा प्रोजेक्ट बहुत हो रही है इसलिए सर, जब ट्रेन एक्सीडेंट हो गया तो फिर आप कह रहे हैं वो कवच जो है हमने पूरे देश में नहीं लगाया, उसको भी तो आप बड़े प्रोजेक्ट के तौर पर। इसलिए मैं कह रहा हूँ रेल मंत्रालय पटरी से उतरा हुआ है, उसको ठीक करने की जरूरत है। हर्षवर्धन जी, एक लाइन जोड़ देता हूं। विजय सर का कहना है कि रेलवे का बजट फिर से शुरू होना चाहिए, जो अलग अच्छा रेलवे का बजट जो अलग से आता था, अलग से बजट शुरू किया जाए। विजय जी का ये कहना है। अच्छा नहीं, मुझे बिल्कुल नहीं लगता है। रेलवे का बजट जब पेश होता था तो एक ट्रेन अनाउंस होती थी और उस पर सांसद जी लोग 5 मिनट तक ताली बजाते थे, और वो ट्रेन अगले वाले बजट में भी आ जाए तो बहुत बड़ी बात होती थी। इस सरकार ने जो अनाउंसमेंट किया है वो सचमुच रेलवे में कमाल का ये काम सुरक्षा किया वाले है। मुद्दे पे मैं उसी पे आ रहा हूं। लेकिन उसके बावजूद अब भले इसी सरकार के कार्यकाल में 1,500 किलोमीटर से ज्यादा कवच लगा, ये जो घटनाएं हो रही है सीधे सीधे साजिश है। सरकार की जवाबदेही है, इसकी जांच करें, उन लोगों को पकड़ें, और किस तरफ आगे बढ़ना है तो उसका तरीका वही है। जब आप फास्ट ट्रैक्स बना रहे हैं, फास्ट ट्रेन्स बना रहे हैं, तो आपको फेंसिंग करनी पड़ेगी, 24/7 मॉनिटरिंग करनी पड़ेगी, बिल्कुल इसके अलावा कोई रास्ता नहीं। और एजेंसीज के पास कोई और रास्ता नहीं, उन्हें सुरक्षा मुहैया करवानी पड़ेगी। जो बैठा है उस ट्रेन में, उसे उसकी मंजिल तक सुरक्षित पहुंचाना आपकी जिम्मेदारी है।